चलिए, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में अभी तक अपन ने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन के बारे में एक बार तो पढ़ लिया है, ठीक है। और तीनों ही आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो इक्वेशंस हैं वो बेसिकली साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही हैं, ठीक है। फेज डिफरेंस के बारे में पता लगाया कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से लीड करता है बाई फेज एंगल ऑफ π/2। अब थोड़ा उसी इक्वेशंस में ही थोड़ा और डील करते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि इक्वेशंस कैसे और बनाई जा सकती है। और अभी तक फेज एंगल इतना ढंग से अपन ने डिस्कशन नहीं किया है, तो अब फेज एंगल प्रॉपर तरीके से डिस्कस करते हैं। लेट्स से अपन एक केस ले लेते हैं जहां पर पार्टिकल अपना ओरिजिन पर है, ठीक है, और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम हो गया +a, ये नेगेटिव एक्सट्रीम हो गया -, ठीक है। अब इसमें यहाँ से पार्टिकल, मैं आपको बता रहा हूँ कि लेट्स से यहाँ से v की स्पीड से पार्टिकल आगे की तरफ निकल रहा है, और एक केस है जब पार्टिकल यहाँ से v की स्पीड से बैक साइड में निकल रहा है, ठीक है। मतलब मीन पोजीशन पे बेसिकली दो केस बना रखे हैं। एक केस है जब वो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, दूसरा केस है जब वो नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। एक आध और केस ले लेते हैं, जब ये पार्टिकल एग्जैक्टली a/2 पर है यहाँ पे, तब भी वो दो तरीके से जा रहा है, एक बार आगे जा रहा होगा और एक बार लेट से पीछे जा रहा होगा। तो अब ये चारों सिनारियोज में अपना टारगेट है कि t = 0, ये चारों सिनारियोज में अलग अलग t = 0 के केसेस में कंसिडर करूंगा। जैसे मान लेता हूँ कि पार्टिकल A है, ये पार्टिकल B, ये पार्टिकल C, ये पार्टिकल D, ठीक है। चारों पार्टिकल्स t = 0 पे इस तरीके से भाग रहे हैं, एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, एक इधर और एक इधर, ठीक है। आपसे पूछा इन चारों पार्टिकल्स की इक्वेशंस क्या बनेंगी अगर ये चारों पार्टिकल एचएम कर रहे हैं इसमें। तो अब कैसे करते हैं इन सिचुएशंस को अपन, और मैं आपको सिंपल सा एक याद, फिर रिजल्ट्स निकालते हैं, फिर अपन एक रिजल्ट याद कर लेंगे कि अपन इन सिस्टम्स को किस तरीके से तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पार्टिकल A, फिर बाद में आएंगे पार्टिकल B पे, फिर आएंगे C पे और फिर आएंगे D पे, ठीक है। फॉर पार्टिकल A, कोई भी पार्टिकल अगर एचएम कर रहा है, एक बात तय है, उसका डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन होगा वो होगा x = a sin ωt + φ। ये कन्फर्म है, क्योंकि इसका मीन पोजीशन ओरिजिन है, इसलिए मैंने यहाँ पे x0 को जगह 0 डाल दिया है और अपनी ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है। नाउ अब आपको दिख रहा है एट t = 0 पार्टिकल कहाँ पर है, x = 0 पे। सब्स्टिट्यूट करो तो 0 = a sin φ, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे फाई की दो वैल्यू मिलेगी, एक 0 भी मिलेगी और एक पाई भी मिलेगी, ठीक है। दोनों वैल्यू पॉसिबल है क्योंकि फाई जब 0 होगा तब भी 0 आएगा, पाई आएगा तब भी 0 होगा। अब जब ये दोनों वैल्यूज 0 आ रही हैं, मतलब फाई दो वैल्यूज पॉसिबल हैं इस केस के लिए, तो अब सिलेक्ट कैसे करेंगे कौन सा केस अपने को अज्यूम करना है। सो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट, ये x की इक्वेशन है, वी विल गो फॉर डिफरेंशिएशन, यहाँ से अपन डिफरेंशिएट करते हैं लेट्स से। तो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी dx/dt, जिसको अपन क्या लिखते हैं v, ठीक है, और इज इक्वल टू, ये इक्वेशन बन जाएगी a ओमेगा cos ऑफ ωt + φ, बिल्कुल ठीक। अब ये जो इक्वेशन बन रही है, ये इक्वेशन वेलोसिटी की इक्वेशन बन गई अपनी, और वेलोसिटी की इक्वेशन अब देखो φ = 0 और पाई दो वैल्यूज हैं, और अपन जानते हैं कि t = 0 पे जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, मतलब जो वैल्यू है वेलोसिटी की, जो वेलोसिटी का साइन आएगा दैट शुड बी पॉजिटिव फॉर पार्टिकल A, ठीक है। तो एट t = 0 यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, एट t = 0 वेलोसिटी = पॉजिटिव। ये कंडीशन अपन जानते हैं क्योंकि पार्टिकल कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। अगर t = 0 पे वेलोसिटी पॉजिटिव है तो अब आप t को यहाँ पे 0 डालो, तो आप देखोगे तो जैसे t को आप 0 डालोगे आपका एक्सप्रेशन बनेगा v = a ओमेगा cos φ। अब आप मुझे बताओ 0 लेंगे तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, और अगर पाई लेंगे तो वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो एट φ = 0 वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एट φ = पाई वेलोसिटी इज नेगेटिव, देयरफॉर ये रिजेक्ट हो गई, ये एक्सेप्ट हो गई, देयरफॉर अपनी फाइनल इक्वेशन बनेगी x = a sin ωt। ये अपना आंसर है क्योंकि 0 डिग्री ही अपना आंसर हुआ, ठीक है। तो सिंपल सा केस है, सिंपल सा केस एज इन के अपन ने यहाँ पे दो केस बनाए। दो केस में पहला केस है जहाँ पर x = 0, t = 0, x = 0 पर एक इक्वेशन बन रही है एग्जैक्टली सेम। अगर मैं सिचुएशन चेंज करूँ, अगर यही पार्टिकल, जो मैं पार्टिकल B की अगर बात करता हूँ तो फिर से वही होगा। पार्टिकल B में क्या होगा कि पार्टिकल जो है इधर की तरफ भाग रहा है, फिर से x t = 0 पे वो कहाँ पर है, x = 0 पे सेम टू सेम इक्वेशन बनेगी फॉर पार्टिकल B इनफैक्ट, ठीक है। आप देखोगे फॉर पार्टिकल B के लिए भी सेम इक्वेशन बनने वाली है,
अपन एजम्पशन तो अपन यही करेंगे, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बिल्कुल यही बनना है। और कंडीशन कौन कौन सी है अपने पास, कंडीशन यही है, एट टी इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से वापस दो वैल्यू मिलेगी, फाइव इक्वल टू जीरो कॉमा पाई, जैसे यहाँ पर मिला अपने को। एंड दूसरी जो इक्वेशन है वो कौन सी है, एट टी इक्वल टू जीरो, इस बार वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, सही बात, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ जा रहा है, इस बार नेगेटिव में। तो अगर वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब इस बार फाइव की कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होगी, पाई। ठीक है, तो आप देख रहे हो पार्टिकल बी के लिए जो इक्वेशन फाइनली जो एंगल मिल रहा है वो पाई मिल रहा है, और पार्टिकल ए के लिए जो आपको एंगल मिल रहा है वो एंगल कितना मिल रहा है, 0 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 0 डिग्री वाला वैल्यू यहाँ पर देख रहे हो, 0 पर क्या वैल्यू आ रही है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, और पाई पर आप देख रहे हो पार्टिकल पलट गया, पार्टिकल यहाँ से आ जाएगा और वो वेलोसिटी बैक साइड में निकल जाएगा। ठीक है, तो दो केस है, बहुत सिंपल से केस है, मतलब अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पर है तो आपको रियलाइज करना है कि देयर विल ऑलवेज बी टू केसेस, और वो दो केसेस कौन कौन से हैं, एक बार पार्टिकल जब राइट में जा रहा है, एक बार पार्टिकल जब लेफ्ट में जा रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम में अपन मान के चल रहे हैं, अपना कन्वेंशन ध्यान रखो, कन्वेंशंस क्या है, कन्वेंशन अपन मान के चलते हैं कि हमेशा पार्टिकल विल स्टार्ट इट्स मोशन, एक कन्वेंशन पे चलना पड़ेगा। तो अपन जो कन्वेंशन अज्यूम कर रहे हैं जो फिक्स कर देंगे, ठीक है, दैट इज कि अगर पॉजिटिव तरह से जाएगा तो पार्टिकल यहाँ पर एंगल कितना बनाएगा, 0, और अगर पूरा घूम कर आ चुका है तो यहाँ पर एंगल कितना बन जाएगा, पाई, जो अपन देख ही रहे हैं इजीली। ठीक है, अब इंटरेस्टिंगली पार्टिकल सी की बात करते हैं, तो यहाँ से फिर अपन आखिर में कंक्लूड कर लेंगे, समराइज कर देंगे कि अलग अलग पार्टिकल्स पे देखो किस तरीके से इनिशियल फेज एंगल डिसाइड हो रहा है। तो देख रहे हो, तो इनिशियल फेज एंगल निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पर है, एट द सेम टाइम t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ है और वो कहाँ जा रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से अपन बात करते हैं फॉर पार्टिकल c। अगर c की बात करेंगे तो आपको दिख रहा है एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पार्टिकल कहाँ पर है, x इक्वल टू a बाई 2 पर है, बिल्कुल ठीक। t इक्वल टू 0 अगर x इक्वल टू a बाई 2 पर है तो आप इक्वेशन लिखो यहाँ से, a बाई 2 इज इक्वल टू a साइन फाइव, यही बचेगा क्योंकि t को मैंने 0 डाला। तो आपकी जनरल इक्वेशन, जनरल एक्सप्रेशन हमेशा अपन को मानना है x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखो a से डिडक्ट हो गया, देयरफॉर साइन फाइव की वैल्यू मिली हाफ, और देयरफॉर यहाँ से फाइव की वैल्यू 2 मिल रही है, एक आ रही है 5 पाई बाई 6 और एक हो रही है 5 पाई बाई 6। ठीक है, अभी दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है, तो आप कौन सी वैल्यू चूज करेंगे, तो कौन सी वैल्यू चूज करनी है, तो उसके लिए वापस वही केस करना पड़ेगा, आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो जरा, वेलोसिटी बनेगा एक ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। एक्सप्रेशन तो यही बनेगा वेलोसिटी का, अगर वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन है ई वी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो वापस यहाँ पर क्या करेंगे, टी इक्वल टू 0 अज्यूम करो, टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। आप खुद देखो, गौर करो, पार्टिकल कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव में जा रहा है टी को 0 डालो, आप खुद रियलाइज करोगे, यहीं से आपको वैल्यू समझ में आ जाएगी कि 5 की वैल्यू पाई बाई 6 एक्सेप्ट होगी और 5 पाई बाई 6 रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पाई बाई 6 पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 5 पाई बाई 6 पर इसकी वैल्यू टी इक्वल टू 0 पे नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो देयरफॉर पार्टिकल सी की इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करना है, मतलब आपको ये एक बात समझ में आनी चाहिए अब, जो इनिशियल फेज एंगल है उसकी थोड़ी फील आ गई होगी अब, कि इनिशियल फेज एंगल एक्चुअली ये बताता है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, एट द सेम टाइम पार्टिकल मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अब पोजीशन तो a बाई 2 ही है, लेकिन अब आप देखोगे c और d पार्टिकल की इक्वेशन अलग अलग आएगी। तो अब मुझे लगता है आपने गेस कर ही लिया होगा, फॉर d इक्वेशन क्या आएगी, सोच के बताओ। इक्वेशन डेफिनेट है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस कितना आएगा, 5 पाई बाई 6। डी पार्टिकल के लिए आएगी इक्वेशन, डेफिनेट आएगी, क्योंकि वैल्यूज वापस वही आएगी। वैल्यू कौन कौन सी आएगी, 2 पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6। अगर पाई बाई 6 वैल्यू इसने एक्सेप्ट कर ली है, किसके लिए, सी पार्टिकल के लिए, तो डी पार्टिकल के लिए क्या आएगा, 5 पाई बाई 6। ठीक है, तो अब यहाँ से एक जनरलाइजेशन है। जनरलाइजेशन क्या है कि क्योंकि अपन ऐसे मानेंगे, इसका जो ऑसिलेशन है वो ऐसे, फिर इधर से और वापस मीन पोजीशन पर आएगा। ऐसे 4 पार्ट्स में अपन ने तोड़ दिया, आगे पीछे फिर वापस आगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब 4 पार्ट में अपन ने इस मोशन को तोड़ा है, तो आप इस बात को यहाँ पर कंक्लूड कर लो कि इधर जो एंगल्स आ सकते हैं, फाई इक्वल टू 0 आ सकता है, इधर जो एंगल आएगा वो आएगा फाई इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि 1/4 ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया होगा। पाई बाई 2 से यहाँ पर आप जब आओगे तो यहाँ पर आएगा फाई इक्वल टू पाई, वापस पीछे जाओगे तो फाई इक्वल टू 3 पाई बाई 2, और वापस घूमते हुए आएगा तो वापस क्या मिल जाएगा, 0 और 2 पाई।
ठीक है, तो अब इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर अपने पास बैठ जाती है तो अब आपको ये टाइम नहीं लगना चाहिए। तो और आप ये भी देखना, गौर करने वाली बात ये है कि सिमेट्री नहीं है, ठीक है। अगर x इक्वल टू 0 पर 0 है, x इक्वल टू a पर π/2 है, तो बहुत स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि a/2 पर जो एंगल हो जाएगा वो π/4 हो जाएगा, ठीक है। और यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि π/4 नहीं हो रहा है। अब सिमेट्री वैसी लीनियर सिमेट्री नहीं है, ये साइनोसॉइडल फंक्शन है। साइन फंक्शन में आप एग्जैक्टली हाफ पे एंगल कितना मिल रहा है, π/6, ठीक है। तो जब a/2 पर है पार्टिकल, तो आप देख रहे हो जो एंगल आ रहा है वो π/4 या 3π/4 जैसे एंगल्स नहीं आ रहे, इनफैक्ट π/6 और 5π/6 आ रहे हैं, ठीक है। तो अब किसी भी तरह का कोई भी पार्ट आ जाए आपके सामने, तो आपको इतना रियलाइज होना चाहिए कि इनिशियल फेज एंगल लिखते कैसे हैं। तो अब एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, लेट्स से पार्टिकल E, और वो इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और वो यहाँ से a/2 के डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अब आप अपने लॉजिक से बताओ कि ये पार्टिकल, अगर लेट्स से मैं E पार्टिकल बोलता हूँ, तो इस E पार्टिकल की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि सब जगह अब आप ये सब चीज़ें कैलकुलेशन करना इज़ वन थिंग। अब यहाँ पर तरीके बहुत सारे हैं, तो मैं लिख रहा हूँ x इक्वल टू, वापस इक्वेशन आएगी a sin ωt प्लस फाई, इक्वेशन तो यही आएगी। अब ये पार्टिकल आप देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और फिर चौथे में पहुंच गया पार्टिकल, क्योंकि ये मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है लौटता हुआ, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट है तो आपको अब यहाँ पे रियलाइज होना चाहिए कि पाई की वैल्यू कैसे लिखोगे, ठीक है। अब फाई कौन सा क्वाड्रेंट है, π/6 का फोर्थ क्वाड्रेंट का काउंटर पार्ट कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो तरीके क्या है, आपको दिख रहा है 3π/2 तो आना ही आना है, ठीक है। मतलब ये एंगल ये सारे जब जोड़ोगे तो 3π/2 तो पार वैसे भी कर चुका है, इसके बाद में कितना एंगल पार करेगा तो वो एक एंगल देगा, या फिर आप सीधे सीधे बैक चले जाओ, ठीक है। जब यहाँ से आगे a/2 जाने पर कितना एंगल जुड़ा था, π/6, तो यहाँ से पीछे जाने पर कितना एंगल घटेगा, π/6। तो इक्वेशन आ जाएगी a sin ωt माइनस π/6, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आप एंगल्स एसोसिएट करो किसके साथ, पोजीशन के साथ, और फिर अपने लॉजिक से ये देखो कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब चौथे क्वाड्रेंट में लिखने के दो तरीके होते हैं, ठीक है ना। कोई भी एंगल हो, अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि ये जो वेक्टर है ये कौन सा एंगल पर है, एक तरीका ये है कि आप बोलोगे सर ये पूरा एंगल, लेट्स से ये पूरा, आपने बोला कि 270 डिग्रीज है, 300 डिग्रीज मान लो, चलो। तो एक तरीका हो गया बोलने का कि इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मैनर में 300 डिग्री है, या फिर एक तरीका हो गया कि क्लॉकवाइज मैनर में कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से चलते हो, ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, तो यहाँ पर अपन एंगल पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन जैसे ही आप फोर्थ क्वाड्रेंट 1 से सीधे फोर्थ में चले जाओगे, ये एंगल का कन्वेंशन क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो स्ट्रेट अवे आप क्या लिखोगे, ωt माइनस π/6, ठीक है। तो ये कुछ इक्वेशन से रिलेटेड बात है कि इक्वेशन कैसे अपन रीड करते हैं, ठीक है। साथ साथ में इक्वेशंस कंप्लीट होने के बाद में जो अब पोर्शन देखो, अब जैसे SHM इज अबाउट के एक तो इक्वेशन का थोड़ा फेमिलियरिटी हो जाए, एट द सेम टाइम आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी तरह का कोई भी अगर आपके सामने इक्वेशन आ जाए, देखो अपन ने 3 फॉर्म पढ़े हैं। 3 फॉर्म कौन कौन से, कि अगर एक्सेलरेशन x के प्रपोर्शन में है तो जो x का कोएफिशिएंट होता है वो आपको ω² देता है, जैसे अपन ने ये बात कर रखी है पहले कि a इक्वल टू माइनस ω²x, फिर f इक्वल टू माइनस kx। ये सब जनरल रिजल्ट्स हैं। ये किसके रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स हैं SHM की इक्वेशन के। मतलब x का कोएफिशिएंट पता है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर पता है, तो आप बहुत इजीली ओमेगा, k और ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाए, ठीक है, तो लेट्स से एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, है ना, और उस क्वेश्चन के थ्रू वापस कुछ चीज़ें कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं। मतलब अब थोड़ा इक्वेशन से थोड़ा फेमिलियरिटी आ जाए, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स एक बार देख लेते हैं। लेट्स से इक्वेशन दे रखा है f इक्वल टू 8 माइनस 2x, ठीक है। मान लेते हैं ये एक एक्सप्रेशन है, f इक्वल टू 8 माइनस 2x, और आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि बताओ फाइंड मीन पोजीशन, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपसे पूछूं कि फाइंड मीन पोजीशन, बस इतना ही और कुछ मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या दिमाग लगा सकते हो बताओ। तो यहाँ पर आप देखो दिख रहा है f इक्वल टू 8 माइनस 2x। एट मीन पोजीशन पे क्या खास बात है, मीन पोजीशन पर होता है f इक्वल टू 0, वी नो इट, इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो। अगर इक्विलिब्रियम में 4 0 होता है, इसका मतलब यहाँ से क्या पता लग गया, देयरफॉर x इक्वल टू 4, सीधा सीधा ये कैसी पोजीशन है, x इक्वल टू 4 इज द मीन पोजीशन, ठीक है।
तो ये आपका एफ का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि भाई मीन पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है। अब ये फोर्स 0 यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा पैरामीटर्स दे सकते हैं कि कभी एम्पलीट्यूड दे दिया, कभी एंगुलर स्पीड पूछ ली, ठीक है। कभी मान लो जैसे पार्टिकल का मास आपको दे रखा है, फाइंड मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg। पार्टिकल का मान लो मास आपको दे रखा है तो यहां से आप क्या चीज निकाल सकते हो, देखो अगर पार्टिकल का मास 2 kg है तो ये जो फैक्टर है एक्स का कोएफिशिएंट, ठीक है, तो 2 इक्वल टू क्या लिख दोगे आप, सीधा सीधा m ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यही वैल्यू किसके बराबर है, के। एक्स का जो भी कोएफिशिएंट होगा दैट इज व्हाट, दैट इज के, ठीक है। और k इक्वल टू 2, और मैंने आपको बताया k की वैल्यू किसके बराबर होती है, m ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से बहुत इजीली आपको ओमेगा मिल गया, ओमेगा मिल गया 1 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको इक्वेशंस को खाली रीड करना है, इक्वेशन में इसका कोएफिशिएंट क्या देगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे मिलेगी, ठीक है। तो और जरूरी नहीं है ना हर बार कि f हमेशा -2x ही आए, मतलब यहाँ पर देख रहे हो आप +8 आने की वजह से क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो गई। अगर वही यहाँ पर 8 नहीं होता तो क्या देखते आप, x इक्वल टू 0 ही क्या होता इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब वही इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल टू 4 पर शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो इक्वेशंस में थोड़ा इधर उधर प्लस माइनस चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि x के कोएफिशिएंट पे ध्यान दो, इसमें x के कोएफिशिएंट पे ध्यान दो, यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें डिड्यूस कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक ये कि अगर मान लेते हैं कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को इक्वेशन से सॉल्व करना इज वन थिंग। अगर अपन पूरे मोशन को इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, जैसे अभी अपन इक्वेशन बनाई, उसमें फाई एन निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं, एक्स निकाल सकते हैं, सारे पैरामीटर्स आप अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे दो, अपन एक एक करके निकाल सकते हैं। अब इसी एसएचएम के मोशन को बहुत इंटरेस्टिंगली अपन कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हेडिंग लिखो इसमें आप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। मतलब एक एसएचएम को आप सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर सकते हो और प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगी। तो अब क्या क्या चीज़ है ये, क्या बोलना चाहता है, तो अब इसको जरा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये बोलता है कि व्हेन पार्टिकल is moving in a circle, when particle is moving in a circle with uniform velocity, with uniform speed, its shadow on x-axis or y-axis, that is जो diameter अपन बोलते हैं, is known टू परफॉर्म एसएचएम। बहुत बड़ी बात है ये। अभी क्या बोलना चाह रहा है इसको जरा समझते हैं एक एक करके। ये बोल रहा है कि अगर लेट से अगर मैं एक पार्टिकल को कंसिडर करता हूं और ये पार्टिकल अपन मान के चल रहे हैं कि ये पार्टिकल यहां से सर्कल में घूम रहा है विद कांस्टेंट ओमेगा, मतलब इसकी ओमेगा कांस्टेंट है। तो ठीक है, सर्कल में घूम रहा है ये पार्टिकल, ऐसे करता हुआ घूमता जाएगा, कभी इधर होगा, कभी इधर, कभी ऐसे करता हुआ, ये यूनिफॉर्मली सर्कल में घूम रहा है। तो ये तो अपन ने सर्कुलर मोशन में भी देखा है, ठीक है, पार्टिकल घूम रहा है तो उसके पास क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और सारे पैरामीटर्स अपन जानते हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऐसे पैदा होगा कि अब अपन क्या कर रहे हैं, लेट से आप ऐसा समझ लो इस पार्टिकल का एक इसका प्रोजेक्शन देख रहे हैं। प्रोजेक्शन किस पे देख रहे हैं, ये अपन मान ले रहे हैं ये मेरी एक्स एक्सिस है, यही बेसिकली डायमीटर हो गया, ठीक है। और ये अब मैं इस आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पे मैंने टॉर्च रख दिया, ठीक है, तो इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस को आप ऐसा मान लो कि एक फ्लोर है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं टॉर्च रखता हूँ तो इसका प्रोजेक्शन एक्जैक्टली यहाँ पर आएगा। फिर अगर ये पार्टिकल जब थोड़ा सा आगे पहुँचेगा, लेट्स से पार्टिकल थोड़ा सा यहाँ पर पहुँचा, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पर आएगा, इसका प्रोजेक्शन एक्जैक्टली यहाँ पर आएगा। और ऐसे करता हुआ जब ये पार्टिकल यहाँ पर पहुँचेगा तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो जैसे ऐसे पार्टिकल ओरिजिनल पार्टिकल अपना ये है, ठीक है। इस पार्टिकल के शैडो को मैं स्टडी कर रहा हूँ। पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो मेरा शैडो ऐसे जा रहा है। जब पार्टिकल ऐसे जाएगा, जब पार्टिकल विल मूव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, जब ये पार्टिकल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा तब बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब आप देखो यहाँ से ये ऐसे करके जाएगा तो अपना पार्टिकल शैडो जो है वो वैसे पलटेगा। अब बोले ऐसे कैसे पलटेगा, तो आपको टॉर्च भी साथ साथ में इसके ऐसे घुमाते जाना है, समझ में आ गया, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लो यहाँ पर एक टॉर्च है,
ठीक है, और वो टॉर्च भी इस पार्टिकल के साथ मान लो ऐसे घूमता जा रहा है, तो अंडरस्टूड है जब टॉर्च भी ऐसे ऐसे घूमता जाएगा, इसके ऊपर बराबर ऐसे ही चल रहा है, मतलब ऐसे एंगल में मत लेना उसको, नहीं तो प्रोजेक्शन वहाँ हो जाएगा। अपन हमेशा इसको ऐसे रखते हुए यहाँ तक पहुँचाया और फिर बिल्कुल ऐसे पलट देंगे और फिर वापस ऐसे करते हुए यहाँ तक लेकर आए। आई बात समझ में? तो कंटिन्यूसली आप देखोगे कि इसका जो शैडो है वो एक्स एक्सिस पर अपन को स्टडी करना है, या इसको शैडो भले वर्ड यूज कर रहा हूँ, दैट इज प्रोजेक्शन। ठीक है, इसका जो फिजिक्स टेक्निकल टर्म है वो क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ दिस पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये पार्टिकल जब सर्कल में घूम रहा है तो उसका प्रोजेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, वो यहाँ पर एक साइन फंक्शन को फॉलो करता हुआ ऐसा लगेगा कि ये एक एसएचएम करता हुआ पार्टिकल है। ये मैथमेटिकली आगे प्रूव भी होता है, अभी अपन अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशन से, अपन सीधे रिजल्ट्स को यूज कर रहे हैं। रिजल्ट इज कि इफ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स शैडो, इट्स प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस इज नोन टू परफॉर्म एसएचएम। ये एसएचएम करेगा। ठीक है, अब इसका फायदा क्या? पॉइंट तो वही है, क्योंकि जब तक कोई पॉइंट इसका फायदा नहीं है तब तक इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो अब सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट्स लगाकर आप एकदम इजीली इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो, तो अब थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो मेरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जब अपन कंपेयर करते हैं, कंपेयर किसको करते हैं? अगर मान लेते हैं कि अगर इसका यूज करने कैसे वाले हैं वो आपको बता दूं। अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ठीक है, तो इस पार्टिकल के जो काउंटर सर्कल वाला काउंटर पार्ट है, ठीक है, ठीक है, तो वो पार्टिकल सर्कल में घूमेगा। मतलब अगर ये पार्टिकल को बोला जाता है कि यहाँ से लेकर बताओ a/2 डिस्टेंस तक में कितना समय लगेगा। मान लो कोई आपसे पूछे कि बताओ 0 से लेकर a/, जैसे आपको पता है 0 से लेकर a तक जाने में टाइम कितना लगता है? t/4, टोटल टाइम पीरियड का 1/4। वैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कुछ टाइम लगेगा, अब वो टाइम कंप्यूट करना है अपने को। तो अब मैं क्या करूँगा, एक तरीका तो मैं यहाँ से इस पार्टिकल की इक्वेशन लिखूँ और उसी को सॉल्व करूँ। दूसरा तरीका ये कि मैं क्या करूँ, इसके सीधे सीधे सर्कुलर काउंटर पार्ट पर ध्यान दूँ। जब ये पार्टिकल यहाँ था तब ये पार्टिकल यहाँ था, जब ये पार्टिकल यहाँ होगा तब ये पार्टिकल यहाँ होगा। इसका मतलब है जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे जाने में जितना समय लगता है उतने ही समय में ये पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन से बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसकी कैलकुलेशन रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि इसकी ओमेगा कांस्टेंट है। अगर एक कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा तो मेरा टास्क बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं सिंपली क्या पता लगाऊंगा, मेरे को से पता लगाना है, अगर ये एंगल मिल जाए, आप खुद सोचो, अगर ये एंगल मिल जाए अपने को, तो क्या आपको पता लग जाएगा पार्टिकल को यहाँ से लेकर जाने में समय कितना लगेगा? तो ये थीटा निकालने का टास्क बहुत ज़्यादा इजी है, रादर देन के पार्टिकल को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके जाऊँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स जो नोट करने हैं, ठीक है, वो क्या, जब भी अपन एक एसएचएम वाले पार्टिकल को सर्कल में कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट हैपेंस है, जहाँ पे आप खुद देखो, ये पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है अल्टीमेटली वही सर्कल का रेडियस बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो नोट बना के पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो लिखना है, वो आप लिख लो। ठीक है, वो ये कि एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, amplitude of SHM is radius of circle, और दूसरा पॉइंट फेज एंगल ऑफ SHM is angle covered by radius vector इन सर्कल। इस सेकंड पॉइंट को अपन ढंग से वापस एक्सप्लोर करेंगे। अभी अपन पहले पॉइंट पे ध्यान देते हैं। पहला पॉइंट देख के समझ में आ रहा है। अभी जो मैंने फेज एंगल की बात की एसएचएम की, वो मैं बोल रहा हूँ एंगल कवर्ड बाय रेडियस वेक्टर इन सर्कल होता है। वो अभी अपन स्टार्ट करेंगे, जब क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स करेंगे तभी सेकंड पॉइंट ज़्यादा ढंग से क्लियर होगा। अभी बस अब ये दो पॉइंट्स को एक बार मेंटली नोट कर लो और अब इसके आगे बढ़ते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को अपन कैसे ईजिली अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, सीधा सीधा इस पर क्वेश्चन लगाते हैं। पहला, तो लेट्स से अभी अपना टारगेट है कि कोई एक पार्टिकल है, अपन एसएचएम का डायग्राम बना लेते हैं। कोई पार्टिकल है ओरिजिन पे और 2-3 पॉइंट्स में नोट कर देता हूँ, ए पॉइंट या ये बी पॉइंट ले रहा हूँ, ये ए पॉइंट और ये लेट्स से सी पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस आपको गिवन है। ये डिस्टेंस हो गया a/2, ये डिस्टेंस हो गया लेट्स से a/√2 और ये पूरा डिस्टेंस आपको पता ही है, इसके कोऑर्डिनेट्स वैसे भी क्या होंगे, टोटल a। ठीक है, अब एक पार्टिकल है जो यहां से स्टार्ट कर रहा है और आपको मेंशन्ड है कि पार्टिकल हैज पीरियड ऑफ, आपको मेंशन्ड है ये पीरियड ऑफ कैपिटल T, ये मेंशन्ड है। ठीक है,
t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से, ठीक। और आपसे पूछा है बताओ इसमें क्या क्या चीजें पूछ रखी है, पूछा है फाइंड पार्टिकल को O से A जाने में कितना समय लगता है, पार्टिकल को A से B जाने में कितना समय लगता है, पार्टिकल को A से C जाने में कितना समय लगता है, ये सब सवाल आपसे पूछ रखा है, ठीक है। तो इसके बहुत दो तरीके हैं। पहले तो मैं वो तरीका बताता हूँ जो बिल्कुल मैथोडिकल है, जो इक्वेशन से सॉल्व होगा। सबसे पहले बात करते हैं OA की, ठीक है। तो अगर पार्टिकल, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम ओरिजिन, अगर पार्टिकल अपना मोशन ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो उसकी इक्वेशन अपन जानते हैं। और कहाँ पर डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अभी मैंने आपको बताया था उसकी इक्वेशन क्या होती है, जनरल साइन ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री, यस और नो। अब देखो यहाँ से अपना टारगेट है 0 से लेकर इसको पहले A तक लेके जाना है। अगर A तक लेके जाना है इसका मतलब है आपको सिर्फ इतना ध्यान लगाना है, यहाँ पे x की जगह पे a/2 डाल दो, a/2 इक्वल टू a साइन ओमेगा को क्या लिखेंगे 2 पाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t, एंगल 0 0। सो देयरफॉर यहाँ से 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू T इज इक्वल टू कितना बन गया π/6। ये एंगल कैसे पता लगा, ये अपन ने पहले सीख लिया। अब यहाँ से आप देखोगे ये कट हो गया, देयरफॉर T इक्वल टू कैपिटल T/12, कैपिटल T/12 टाइम में ये पार्टिकल O से लेकर A तक पहुँच जाएगा। अब सिमिलरली आपसे पूछा है कि बताओ A से लेकर B तक में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो ये जो अपन ने पार्ट किया ये कौन सा टाइम मिला, TOA, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे तो फॉर TAB पता लगा दो, AB कैसे निकालेंगे। तो बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, AB निकालना है तो ये जो डिस्टेंस होगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ द थिंग इज, ये जो x है, व्हाट इज x, x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये जो x है यहाँ पर आप ये डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा कि यहाँ से कितना दूर है पार्टिकल, ठीक है। तो अब इसको अब देखो TAB निकालना ट्रिकी है। TAB कैसे निकालेंगे, TAB निकालने के लिए आपको पहले TAB एक्चुअली होगा TOB माइनस TOA, ठीक है। बोले जरूरी क्या है, सीधा AB नहीं निकाल सकते, दैट इज द पॉइंट। आप डायरेक्ट AB नहीं निकाल सकते। रीजन क्या, ये जो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है ये आपको सीधा मीन पोजीशन से देगा, तो आपको सारा कैलकुलेशंस कहाँ से करनी पड़ेगी, मीन पोजीशन से। तो इक्वेशन के साथ ये हमेशा कंस्ट्रेन रहेगा कि भले ही आपसे ये टाइम पूछा है लेकिन आपके हाथ हमेशा फंसे हुए रहेंगे। आपको O से B निकालना पड़ेगा, O से A निकालना पड़ेगा और फिर सब्ट्रैक्ट करके टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसी का भी शॉर्टकट तरीका बताऊंगा फिर आगे आपको, तभी एक बार कंप्यूट कर लेते हैं इसको क्या है। तो OA तो अपन पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। अब क्या निकालना है, OB। तो अब TOB कैसे निकालेंगे, फॉर देयरफॉर अब x की OB कितना है, a/√2, a/√2 इक्वल टू a साइन फिर से ओमेगा t। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको t मिलेगा यहाँ से, ये देखो कितना मिल रहा है यहाँ से, a से a गया, ये मिल गया आपको π/4 इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू T, ठीक है। और यहाँ से आपको t मिल जाएगा कैपिटल T/8। ये कौन सा टाइम मिला है, ये टाइम आपको मिला है OB, ठीक है, OB। अगर टाइम मिला है OB तो OB भी पता है आपको, OA भी पता है आपको, तो TA भी मिल जाएगा। तो देखो कितना मिल रहा है, T/8 माइनस T/12, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब देख रहे हो कैलकुलेशंस इतनी कोई बहुत टफ भी नहीं है, ये तरीका सही है। ये तरीके में ऐसा नहीं है कि बहुत लेंदी तरीका हो, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि जस्ट डिस्टेंसेस का गेम नहीं है। आपको ध्यान रखना है इक्वेशन बेसिकली मीन पोजीशन से मेजरमेंट करती है, इस वजह से सारी कैलकुलेशंस मीन पोजीशन से हो गई। फिर पूछा आपसे बताओ A से लेकर C तक का टाइम कितना होगा, तो ये बहुत ईजी है। TAC किसके बराबर होगा, T/4, क्योंकि आपको पता है O से लेकर C, मतलब इसको लिख सकता हूँ TOC माइनस TOA। A से लेकर C तक का टाइम निकालना है तो खाली OC माइनस OA कर दूं। OC कितना है देखो जरा, OC कितना होगा आप जानते ही हो, T/4, और OA कितना होगा वो भी अपन ने कैलकुलेट किया, T/12, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशंस हैं जो आप देख सकते हो, इजीली कर सकते हैं। फिर कई बार आपसे पूछेगा कि बताओ, ये तो मैंने A से C की बात की थी, या तो अब यहाँ पर अगर मान लो ये भी पूछा होता कि आपसे बताओ कि मुझे तो C से B का टाइम बता दो कितना है, कितना C से B का टाइम, तो बिल्कुल अंडरस्टूड है। अब आप देखो कंफ्यूज मत हो, C से B का टाइम उतना ही होगा जितना B से C का टाइम होगा, सिमेट्री है, ठीक है। ऐसा कभी मत सोचना कि B से C का टाइम और C से B का टाइम अलग अलग होगा, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो अगर मुझे पूछा भी है TC से B, इसका मतलब है ये सीधा वैसे भी किसके बराबर होगा, T इक्वल टू B to C, ये दोनों सेम होंगे,
ठीक है। और अब B to C का टाइम निकालना वो आसान है, क्योंकि मुझे O से लेकर C तक का टाइम वापस पता है, और मुझे O से लेकर B तक का भी पता है, अभी मैंने निकाला। OB आपको पता है T/8। अगर OB पता है T/8 तो अब देखो जरा कैसे लिख रहा हूं मैं, TCB ये निकालना है, ये किसके बराबर होगा, TB to C। और B to C का टाइम किसके बराबर होगा, ये अपन जानते हैं TOC माइनस TOB। OC कितना है, T/4, और OB कितना है, T/8। फिर से आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन मतलब बहुत इजीली हो सकती है, थोड़ा सा बस मेंटली ये समझना है कि सिमेट्री तो है लेकिन सिमेट्री हाफ वाली नहीं है। ठीक है, कि यहां से लेकर यहां तक T/4 है तो 0 से A/2 तक जाने में T/8 लगेगा। इनफैक्ट आप देख रहे हो A/√2 तक, A/√2 जाने में उसको T/8 टाइम लग रहा है, और A/2 जाने में T/12 टाइम लग रहा है, और वो अंडरस्टूड है। आप याद करो वेलोसिटी की इक्वेशन को, वेलोसिटी की बात अपन जब कर रहे थे तो आपने देखा था कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम की तरफ वेलोसिटी कम होती जाती है। इसका मतलब है जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो कम टाइम में आप ज्यादा डिस्टेंस चल लोगे, और जब आपकी वेलोसिटी
AB externally in the ratio 3:8, राइट। तो जो C की लोकेशन है वो इस तरह से है। तो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा, वो इसको सेम रेशो में इंटरनली डिवाइड करेगा। तो 3:8 इंटरनल डिविजन लगा देंगे, तो 3 × 7 प्लस 8 × 2 अपॉन 3 + 8 एंड 3 × 3 प्लस 8 × 8 अपॉन 3 + 8. So this is 21 and 16. 37/11, and this is 64 and 9, 73/11, right? So these are the coordinates of harmonic conjugate of given point -1, 11. Now let us discuss some more formulae. Area of triangle in coordinate geometry. Suppose this is the triangle, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स है x3 y3, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इसको हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ट्रेपेजियम वगैरह को यूज करके प्रूफ कर देंगे। प्रूफ वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर, है ना, इट इज गिवन इन एक्सेल ओनली। इसके जो एरिया का फॉर्मूला आएगा that is half determinant of area of triangle को हम डेल्टा से शो कर रहे हैं। सो इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर्मूला इज हाफ डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 and x3 y3 1, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसके हमको कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हैं, वर्टेक्स जो दे रखे हैं, वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3, राइट। अब क्वेश्चंस में अप्लाई करते समय एक तो हमको ध्यान रखना है कि डिटरमिनेंट को जब एक्सपेंड करते हैं तो उसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव जब भी आएगी जब ए बी सी हमने इस तरह से ले रखे हों, ए बी सी आर इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ए फिर बी फिर सी। यदि ए बी सी ऐसे लेंगे, राइट, दैट मीन्स वी हैव टू इंटरचेंज दीज टू रोज, इसको बी लिख दूं इसको सी लिख दूं, तो उस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव।
तो या तो हम एक्चुअल प्लॉटिंग करके देखें कि एबीसी जब हम ले रहे हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होने चाहिए, और यदि हम एक्चुअल प्लॉटिंग नहीं कर रहे हैं, राइट, तो वी विल एंश्योर दैट कि आरएचएस में पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, तो वी विल टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आरएचएस। राइट, आरएचएस की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, वही हमको यूज करनी है। सपोज इसकी वैल्यू 20 आती है तो 20 ले लेंगे, और यदि आरएचएस की वैल्यू -20 आ रही है तो भी हम 20 लेंगे, इफ यू आर कंसिडरिंग द एरिया। सेकंड पॉइंट, यदि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ गए, तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। दैट मीन्स उस केस में एरिया 0 होगा, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो वी कैन यूज इट एज कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है या नहीं है, उसके लिए हम ये कंडीशन भी यूज कर सकते हैं, राइट। अब ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, इसको हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, इन जनरल एन साइडेड पॉलीगन के लिए भी एक्सटेंड कर देते हैं। This is P1, this is P2, this is P3, and this is Pn, this is Pn-1, और इनके कोऑर्डिनेट्स भी हमको गिवन है। P1 के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, P2 के हैं x2 y2, P3 x3 y3, सिमिलरली Pn के हो जाएंगे xn yn, तो एरिया ऑफ दिस पॉलीगन विल बी मैं पहले ही मॉडुलस साइन लगा दिया क्योंकि वैल्यू हमेशा अपन को पॉजिटिव लेनी है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ हाफ, और दिस विल बी, हम केवल ऑर्डर 2 का ही डिटरमिन ले रहे हैं, x1 y1 x2 y2 प्लस सेकेंड डिटरमिनेंट x2 y2 x3 y3 प्लस थर्ड डिटरमिनेंट x3 y3 x4 y4 प्लस सेकेंड लास्ट हो जाएगा xn -1 yn -1 xn yn
प्लस xn yn एंड x1 y1। राइट, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ओरिजिन यहां पर है तो एक एक करके सारे ट्राइंगल्स का एरिया निकालेंगे तो इसी तरह फॉर्म में आएगा, है ना। यदि ओरिजिन 0 0 मान लिया तो स्टार्टिंग में 0 0 बनाएगा, तो दैट इज दिस ऑर्डर टू डिटरमिनेंट। Now let us discuss some important points of a triangle, है ना। ट्राइंगल, क्योंकि जब भी स्ट्रेट एंगल क्वेश्चन आएंगे कई बार हमको सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर इसकी जरूरत पड़ जाएगी, तो इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज सेंट्रॉइड। तो किसी भी ट्राइंगल जो सेंट्रॉइड होता है दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इट्स मीडियन। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, कॉन्करेंसी मींस तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट से पास होती हैं, एक ही पॉइंट पे मिलती हैं, और उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी।